हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगी। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी एक्चुअली कंपेयर टू ट्रायंगल्स। ठीक है, और किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं? ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका साइज़ और उसकी शेप देखते हैं किसी भी ट्रायंगल की। तो अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनके साइज़ एंड शेप एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। ट्रायंगल्स हैविंग सेम size and shape are called congruent triangles. Okay, but why don't we call it equal triangles? हम ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि triangle 1 is equal to triangle 2? और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो कॉन्ग्रुएंसी है इसमें जो हम साइन यूज़ करते हैं, ट्राइंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक डिफरेंस देख लेते हैं कि हम यहाँ पे अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी शेप और साइज़ दोनों सेम है, तो हम उन्हें इक्वल टू क्यों नहीं कर देते हैं? वाई ओनली वी प्रेफर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक यहाँ पे मैं एक बाउंड्री बना रही हूँ और वो बाउंड्री आपको दिख रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। मान लो इसका एरिया क्या होता है, बाउंड्री के अंदर का जितना भी सरफेस है वो एरिया होता है। ठीक है, तो मान लो इसका एरिया 14 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक वायर ले लेती हूँ। ठीक है, वायर ले लेती हूँ और उसको मैं ऐसी बाउंड्री बनाती हूँ। ठीक है, एक वायर लेती हूँ और उसे स्क्वायर की शेप में इस तरह से लाती हूँ कि उसका जो एरिया है ना, ठीक है, एरिया enclosed in this square is also 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने स्क्वायर लिया था उसका एरिया भी 14 मीटर स्क्वायर है, और जो हमने यहाँ पे सर्कल लिया था उसका भी एरिया क्या है, 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। पर यहाँ पे देखो, हमें ये पता चला कि हाँ इनका एरिया सेम है, लेकिन हमारे पास फिगर्स तो डिफरेंट थी ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस। एक जगह पे आपके पास सर्कल 14 मीटर स्क्वायर बना रहा है और दूसरी जगह एक स्क्वायर है जो 14 मीटर स्क्वायर एरिया बना रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम साइज़, सॉरी साइज़ तो नहीं, सेम शेप नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चला होगा कि कॉन्ग्रुएंसी जब हम बोलते हैं तो हम उसे इक्वल टू से क्यों मिक्स नहीं कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स कि जब आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हो तो आपके पास एग्जैक्ट कॉपीज़ होती है। एग्जैक्ट कॉपीज़ किसकी? कोई भी शेप है उसकी एग्जैक्ट कॉपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे दो शेप्स है। ठीक है, एंड वी कैन सी इट इज़ अ स्क्वायर। ओके, तो अब हमने देखना है कि क्या ये एग्जैक्ट कॉपीज़ है एक दूसरे की कि नहीं। तो एग्जैक्ट कॉपीज़ का क्या मतलब है कि ये जो PQRS स्क्वायर है ये इसके ऊपर कुछ ऐसे बैठ जाए कि मुझे जो नीचे वाला ABCD वाला स्क्वायर था वो शो ही ना हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये इस ढंग से रखा है
कि आपको ये शो ही नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो PQRS वाला स्क्वायर है उसकी साइड्स ABCD वाले स्क्वायर के साथ मैच करती है, तभी ये पॉसिबल है। अगर आपके पास PQRS की साइड्स हल्की सी भी बड़ी होती ABCD के साइड से, तो डेफिनेटली हमारे पास ये हाइड नहीं होता प्रॉपरली। अब अगर मैं आप इसको उल्टा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये नहीं दिख रहा है दूसरे वाला, ठीक है। ओके, तो इट मीन्स एग्जैक्ट कॉपीज़ का मतलब ये होता है कि मतलब एकदम हू बहू सेम है। ओके, तो अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। तो अब मेरे पास कुछ ऐसी सी शेप है जो फर्स्ट शेप है या फर्स्ट जो शेप है उसको मैंने ABCDEF बोला है, और जो दूसरा है उसको मैंने PQRSTU लिया है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि क्या ये एग्जैक्ट कॉपीज़ है एक दूसरे की, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको इसके ऊपर रख के मैं चेक करूँगी कि क्या मुझे PQRSTU वाला ऑब्जेक्ट दिख तो नहीं रहा है कहीं। तो इससे मुझे पता चला कि ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे ऐसे रखूँ तो ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इसको उल्टा करके रखूँ, मतलब फर्स्ट वाले को इसके ऊपर रखूँ दूसरे वाले के ऊपर, तो ये नहीं शो हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये एग्जैक्ट कॉपीज़ है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि एग्जैक्ट कॉपीज़ का मतलब क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत मेन चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके पास है RSTUPQ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये जो दूसरे वाला है, अगर मैं इसको देखो ऐसे, तो मुझे पता चल गया ये कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्ट कॉपीज़ है। लेकिन अगर मैं इसको साइड्स इसकी चेंज करके रखूँ, जैसे मान लो मैं CD को PQ PU के साथ रखने की कोशिश करूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये अभी भी एग्जैक्ट कॉपीज़ है? नहीं। वाई? बिकॉज आप देख रहे हो जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो मुझे नीचे वाला जो हमारे पास शेप थी वो मुझे शो हो रही है। दैट मीन्स कि ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं CD को QP के साथ रखूं तो क्या ये अब कॉन्ग्रुएंट शो हो रहा है? ठीक है। तो दैट मीन्स ये अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कोई और ही शेप बन गई और दूसरा ये मुझे शो हो रहा है नीचे वाला। इसका मतलब क्या है कि ये दो शेप्स सिर्फ तभी कॉन्ग्रुएंट है अगर आप R को C के साथ जोड़ोगे, S को D के साथ जोड़ोगे यानी ऐसे, एंड सिमिलरली अगर आप AB को PQ के साथ जोड़ोगे और EF को TU के साथ जोड़ोगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। सिर्फ ये तभी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी को एक्सप्लेन करते हैं, मैंने आपको बताया PQRSTU, ठीक है। ये एक ऐसी शेप थी और मैंने ये कॉन्ग्रुएंट बतानी थी, इक्वल नहीं बतानी थी। अब देखो इक्वल का भी इसमें रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। PQRSTU एक ऐसी शेप है जो सिर्फ और सिर्फ तभी कॉन्ग्रुएंट है इस शेप के जब P के साथ, इस P के साथ A जुड़ा हो। तो यहाँ पे मैं A लिखूँगी, P के साथ A जुड़ा होगा, Q के साथ B जुड़ा होगा, ठीक है। R के साथ C होगा और S के साथ D होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देती हूँ। और T के साथ E जुड़ा होगा और U के साथ F जुड़ा होगा। अगर आप गलती से भी A की जगह B कर दोगे और B की जगह A कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर आप R की जगह F कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे R देखो किसके साथ मैच करता है, C के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से लिखते वक्त C और D में
एक्सचेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई है कि अगर आपने ये ऐसे उल्टा कर दिया तब भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, और अगर ऐसे कर दिया तब भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें भी बताने वाली थी कि इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंसी कैसे है। देखो, इन दोनों की शेप सेम है, ठीक है, और साइज़ भी सेम है, और डेफिनेटली जो एरिया इन्होंने एनक्लोज किया है वो भी सेम है। एरिया मीन्स ये जो अंदर का आप देख रहे हो ये दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू के बजाय हमने कॉन्ग्रुएंट इसलिए बोला क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रख देते तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ये इक्वल टू अभी भी है, ये दोनों दे आर इक्वल, बट लाइक दिस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, इक्वल टू के सेंस में मैं बोल रही हूँ एरिया सेम है, साइज शेप सेम है, लेकिन ऐसे जब मैंने इसको प्लेस किया तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि आर के साथ सी आता था, वो तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल। सो नाउ बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, तो डेफिनेटली हम कोई ऐसी वैसी शेप नहीं लेने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स पे ही इस प्रॉपर्टी या इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि आपके पास जो ट्रायंगल होता है उसके पास क्या क्या होता है। 3 साइड्स होती है। साइड्स क्या होती है, ये वाली जो लाइंस हैं ए बी सी, ये जो ये वाली लाइंस हैं, ठीक है, इन्हें हम साइड्स बोलते हैं। और 3 ही एंगल्स होते हैं। और एंगल्स क्या होते हैं, जनरली बच्चों को एंगल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जो एंगल्स होते हैं वो 2 लाइंस या फिर इन लाइंस को हमने साइड्स भी बोला है। याद रखो, 2 लाइंस या साइड्स के मीट करने से बनते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 लाइंस जहाँ पे मीट करते होंगे वहाँ पे आपके पास एंगल बनता है। जैसे कि अगर हम ये लाइन देखें तो इस पे 2 एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर 2 साइड्स से लाइंस मीट करिए। जैसे कि ए बी जो साइड है वो बी सी से बी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये वाली साइड इसको एंगल बोल देंगे। और वैसे ही बी सी और ए सी इस पॉइंट पे मीट करिए तो ये फिर एंगल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो बी ए और ए सी, ये भी तो 2 लाइंस है, ये कहाँ मीट करिए ए पे, तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वी हैव 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। और एक और चीज़, जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं इनको हम प्यार से वर्टेक्स भी बोल देते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, ये पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, दीज आर वर्टिसेस। ओके, और वर्टेक्स एक होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस। ओके, ये आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे, यानी कि इसी ट्रायंगल के साथ मेरे पास एक और ट्रायंगल होगा जिसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, देखो शेप बनाते वक्त तो डेफिनेटली बिगड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास साइड 15 सेंटीमीटर या फिर 15 मीटर्स भी दी है, ठीक है, किसी ट्रायंगल की, तो हम जब ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे हैं या नोटबुक में बना रहे हैं तो हम स्केल से 15 मीटर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ये इसके बराबर नहीं लग रहा है तो हम इसको फिर भी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसका नाम मैंने सी डी ई रख दिया है। ठीक है, तो इसमें भी सेम होगा, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब आपने एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के बराबर सेम साइज सेम शेप देनी है,
बतानी है, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। हम वैसे ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जब हमने यहाँ पे दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट बताया था, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे इसकी साइड्स देखी कि ये वाली साइड इसके ऊपर आ जानी चाहिए और ये हर साइड से एक कवर कर देना चाहिए। इक्वल अगर साइड्स होंगी तो डेफिनेटली द टू विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूँगी तो ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी साइड्स सेम होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ए बी को सी डी के ऊपर रखूँगी तो वो सेम होनी चाहिए। ए सी को, यहाँ पे भी सी आ गया और यहाँ पे भी सी आ गया, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं एफ़ रख देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ए बी को एफ़ डी के ऊपर रखूँ तो भी सेम आना चाहिए। ए सी को एफ़ ई पे रखूँगी तो इन दोनों की साइड्स सेम आनी चाहिए। ए सी और एफ़ ई को रखूँगी तो इन दोनों की साइड सेम आनी चाहिए। बी सी और डी ई को मैं रखूँगी तो उसकी साइड्स सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ऐसे बोलने में बहुत लंबा लग रहा है और थक भी जाते हैं हम, ठीक है, और सुनने वाले को भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए हम कुछ साइंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ए सी की साइड शुड बी इक्वल टू एफ ई, तो उसको इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है यहाँ पे एक ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है बी सी डी ई के बराबर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट बताने के लिए इससे इसकी साइड से ये वाली साइड डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइंस दे दी। बट बी सी और डी ई सेम होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे भी मैंने 2 लाइंस शो कर दी है। वैसे ही ए बी और डी एफ सेम होने चाहिए, लेकिन इन दो के कंपैरिजन में डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी साइड्स इक्वल, ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखूँ, ठीक है, या तो मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कैसे बनेगा, ए बी सी दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ए बी के साथ क्या था, एफ डी, ठीक है, तो यहाँ जगह एफ डी और सी बच गया आपके पास तो वो ई होगा, ठीक है। यानी कि ए के ऊपर एफ आना चाहिए, बी के ऊपर डी आना चाहिए और सी के ऊपर ई आना चाहिए। ओनली देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज यहाँ पे हमने साइड्स इन तीनों की सेम नहीं ली है, ठीक है, इसीलिए आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक क्राइटेरिया था जिसमें हमने साइड्स की हेल्प से बताया कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमने एक साइड ली जो इसके बराबर थी, हमने एक साइड ली जो इसके बराबर थी और एक साइड ली जो इसके बराबर थी। देयरफॉर ये जो क्राइटेरिया हमने यूज़ किया इसका नाम होता है एस एस एस, दैट इज़ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये वाला क्राइटेरिया बहुत इजी होता है बिकॉज़ यहाँ पे आपको सारी साइड्स देखनी होती है कि क्या ये दूसरे वाले के साइड से बराबर है, एंड इफ़ यस देन इट इज़ वेरी इजी। लेकिन ज़्यादा मुश्किल फिर आती है आपके पास बाकी के क्राइटेरियाज में, जो कि आपने शायद पढ़ा भी होगा, सुना होगा आपने, साइड एंगल साइड। एक हमने किया है साइड साइड साइड, अभी हमने साइड 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 के बारे में समझा है। दूसरा आपके पास है साइड एंगल साइड, एंड थर्ड वन इज एंगल साइड साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, ओके। तो अब देखो, जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी तो होते हैं ना। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम दूसरे ट्रायंगल को
हम दूसरे ट्रायंगल को इसके एंगल्स की हेल्प से प्रूव कर सके सिमिलर। यस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक साइड लेते हैं। हम कैसे करते हैं ये सब, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी, दैट मीन्स मैंने ये ऐसे कर दिया। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ एच, ठीक है। और जो आपके पास एंगल ए है, एंगल ए कौन बना रहा है, पहले तो ये देखो, ए बी और ए सी मिलके एंगल ए बना रहा है, ठीक है। तो वो बराबर है आपके पास एफ जी और एफ एच के, यानी कि बराबर है जो एंगल एफ जी और एफ एच मिल के बना रहे हैं, दैट इज़ एंगल एफ, ठीक है। एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है देखनी। देखो, आपने साइड एंगल साइड पढ़ा है, ठीक है। आपने ये ऐसे क्यों नहीं पढ़ा है, या फिर आपने ये ऐसे क्यों नहीं पढ़ा है, ये दो चीज़ें आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ते हो। एंगल्स तो इतने सारे हैं, ठीक है, 3 एंगल्स हैं, साइड्स भी 3 है, तो आप तो इसमें कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते थे, हर कैसे बना सकते थे आप, ठीक है। लेकिन वाई ओनली वी कंसिडर दीज 3 इन दिस मैनर ओनली, ठीक है। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ना एक ऑर्डर में चलते हैं। अगर आपने साइड ये वाली ली है ना, एफ जी ली है, मतलब आपने इसको दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड से कॉन्ग्रुएंट या सेम बताया है, और आपने इस वाली साइड को इस वाले ट्रायंगल के से कंपेयर करके सेम बताया है, तो ये वाला एंगल ना कोई ये वाला एंगल नहीं होगा। मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो आप ये नहीं बोलोगे एंगल एच इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हमेशा इन दो साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। मैं दोबारा बता देती हूँ, तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी साइड है ना, आप कोई भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, ठीक है। तो मान लो आपने कोई भी साइड उठा के दूसरे ट्रायंगल के साइड से वो बता दी इक्वल, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एफ जी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये साइड है, ठीक है। अब मैंने 3 साइड्स में से एफ जी उठाई है, जी एच और एफ एच नहीं उठाई है, ठीक है, एफ जी उठाई है। तो अब अगर आपके पास साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा होगा, तो आप याद रखोगे कि जैसे आपने एफ जी ले ली, ठीक है, और दूसरी साइड मान लो आपके पास एफ एच इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो आपके पास ये जो एंगल है, ठीक है, ये हमेशा वो वाला एंगल होगा जो इन दो साइड्स, यानी कि एफ जी और एफ एच ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन दो साइड्स के बीच में बनेगा। और मैंने आपको बताया एंगल कब बनता है, जब दो साइड्स मीट करेंगी। तो आपने जब यही दो साइड्स लिए तो आप देखोगे कि ये मीट कहाँ पे कर रही है, एफ जी और एफ एच मीट कहाँ कर रही है, तो ये मीट कर रही है एफ पे। दैट मीन्स आप लोगे एंगल एफ इस ट्रायंगल का। देखो एंगल्स भी 3 है, जी भी है, एंगल एच भी है, लेकिन हम लेंगे ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स यहीं पे मीट करती है, ठीक है। और वैसे ही अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल का, ठीक है, ए बी और ए सी इस ट्रायंगल का की साइड्स है ए बी और ए सी। तो अब यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, डेफिनेटली सेम रूल है, जहाँ पे ये दो साइड्स मीट करती हैं वहाँ पे वो एंगल जो बनेगा हम उसी को लेंगे। तो मैंने देखा है ए बी और ए सी कहाँ मीट करी है, ए पे, तो हम यहाँ पे एंगल बी या सी नहीं लेंगे, ओनली एंगल ए। जब आपके पास ये रूल फॉलो होता है ओनली देन इट इज़ कंसिडर्ड कि एस रूल फॉलो हो रहा है,
ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ टेक इट एंड नोट इट डाउन, बिकॉज आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें लगता है ये ऐसे एस लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ आर एच एस लगता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वी ब्लेम द बुक, ठीक है, द ऑथर, कि उसने आंसर गलत दिया है पीछे, लेकिन एक्चुअली रीज़न क्या होता है, यही कि हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, हम कोई सा भी साइड, कोई सी भी एंगल उठा के घुमा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो लेट अस नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स द थर्ड क्राइटेरिया विच इज़ ASA। तो ASA में आपको अच्छे से पता चल ही रहा होगा कि हम तीन एंगल्स, जो एक ट्रायंगल बनाते हैं उसका एक एंगल लेंगे, दूसरा एंगल लेंगे और एक उसकी साइड लेंगे। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, और डेफिनेटली ये दूसरे वाले के साथ कंपेयर होगा। कंपेयर करने की आदत ना हमारी बिल्कुल नहीं गई है, ठीक है, तो कंपेयर हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बोला है, एंगल, साइड एंगल, एक ट्रायंगल की एंगल उठाएंगे, दूसरा एंगल उठाएंगे और एक साइड उठाएंगे और वो दूसरे ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता है वही बात, तीन एंगल्स है और तीन साइड्स है, तो हम कोई भी एंगल उठा के यहाँ चेक करेंगे, कोई भी साइड उठा के देखेंगे, नहीं, तब तो ये बहुत इजी नहीं हो जाता, फिर तो हम सारी जगह अपनी तरफ से AS से कुछ भी कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको चीज़ें गिवन होती है। ठीक है, अगर आपको गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ओके, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, कई बार आपको ये ऐसे भी दिया होता है, CF के बराबर है एंगल के, तो उसके ऊपर लाइन बनाई होती है, ठीक है, रैदर दैन ऑन द साइड। ठीक है, और मैंने यहाँ BE के बराबर बताया था, तो यहाँ दो लाइंस बना दो। ठीक है, ओके, तो अब आप देख रहे हो ये B और C इस ट्राइंगल के पार्ट है, ठीक है, और E और F इस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, आपको गिवन ये दिया है। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी एक एंगल है और ये भी एंगल है, तो आपको ये देखना है कि हम साइड्स कौन सी लेंगे। देखो, एक ही क्राइटेरिया है ASA, ठीक है, दैट मीन्स आपको ASA ही लगाना पड़ेगा, बट हम साइड उठाएंगे कौन सी, तीन साइड्स है AB AC BC, कौन सी उठाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए दो एंगल्स के बीच वाली साइड को ही हम उठाएंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो आपके पास दो एंगल्स कौन से हैं जो इक्वल थे, एंगल B और एंगल C इसके बराबर थे, तो ये दो एंगल्स थे, तो इनके बीच वाली साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यानी कि एंगल B और एंगल C वाले इस ट्रायंगल में हमारे पास साइड BC हो गई, और EF एंगल इस ट्रायंगल के बन रहे, तो इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सी है, EF, तो ये हमारे पास साइड बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रूल बना, देखो ये तो मैंने ऐसे ही बताया है, बट एक्चुअली आपको AS नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स एंगल, साइड, एंगल, समझ आया, एक एंगल उसके बीच वाली साइड, दूसरा एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई बार ऐसा बच्चों को समझ नहीं आता कि यार दो एंगल्स के बीच वाली साइड कौन सी होगी, तो बीच वाली साइड वो है, ठीक है, जो एक साइड पे लाइक करते हैं। देखो, मैंने ये BC बनाई है, ठीक है, ये वो एंगल B है और ये एंगल C है। ठीक है, मैंने AB और AC नहीं बनाई है अभी, तो BC। अब देखो यहाँ पे आपके पास एंगल है B और C, ठीक है, अब देखो ये जो एंगल्स है ये दोनों ही BC पे लाई कर रहे हैं। ठीक है,
जो आपके पास एंगल सी है वो ए सी पे भी लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपके पास एंगल बी है वो ए सी पे नहीं लाई कर रहा है, वो उल्टा ए बी पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम ए बी को नहीं लेंगे और ना ए सी को लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। ये जो एंगल बी है और एंगल सी है, इन्होंने एक साइड कॉमन कॉमन साइड जो ली है उसको हम उसको हम बीच वाली साइड ले लेते हैं ए एस से, ठीक है। एंड सिमिलरली ई एफ में आपके पास कौन सी साइड सेम है, सेम मतलब कौन सी साइड इन दो एंगल्स के बीच आ रही है, वो है ई एफ, ठीक है। देयरफॉर बी सी और ई एफ को हमने सेम बता दिया था। तो हमने अभी तक 3 क्राइटेरियंस किए हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंड थर्ड वन इज़ ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब देखो जैसे हम लिख रहे हैं ना इसको, उसी तरीके से उसी ऑर्डर में हम इसे सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। जैसे साइड एंगल साइड लिखा है तो वैसी साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर उस एक एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर एक साइड प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्थ है आर एच एस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो जब आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनका 90 डिग्री हो, ठीक है। 90 डिग्री का बनता है जब आपके पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट एक तिरछी लाइन इसके ऊपर ऐसे सीधी खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसने इसके साथ 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि जब आपके पास ऐसा फिगर दिया तभी वो 90, यू जस्ट हैव टू चेक वेदर ये स्ट्रेट लाइंस ऐसे है कि नहीं, ठीक है। तो वो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल के पास आते हैं। तो जो आपके पास आर एच एस रूल है वो सिर्फ तभी लगता है व्हेन यू हैव अ राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री ऑब्वियसली, एंड हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए बी सी डी ई एफ, देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और ये जो डी ई है आपको ऐसा गिवन होगा कि आपके पास डी ई इज़ इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है आपको ये पता होगा, तो ये जो ये वाली साइड होती है जिसके ऊपर ये लाई करता है इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। सेम गोज़ विद दिस साइड, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिया है कि हाइपोटेन्यूज इज सेम, तो आपको थोड़ा शक हो जाना चाहिए आर एच एस पे, ठीक है, क्योंकि यह 90 डिग्री भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, एंड इन्होंने एक साइड बोली, यानी कि इन दो में से किसी एक की साइड सेम होगी। जैसे हाइपोटेन्यूज तो सेम हो गया, अब मैं बोलूँ डी एफ इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए सी, तो आपको एक साइड तो मिल गई ना जो सेम है दोनों की, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसा हो, राइट एंगल दिखे आपको ट्रायंगल का, उसकी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर है एंड हाइपोटेन्यूज बराबर है, देन गो विद नन ऑफ दीज, ओनली गो विद आर एच एस ऑलवेज, ठीक है। और देखो अब जो राइट आर एच एस है उसमें राइट एंगल है, एंगल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी हमें ऐसे 90 डिग्री दिखे तो हम क्या करते हैं, ए एस ए या एस एस लगाने की सोचते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर इट, जब भी आपको 90 डिग्री दिखे ना, तो आपने सबसे पहले आर एच एस को ही टेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज या साइड ऐसे नहीं मिलती है कॉमन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है,
तो उसके बाद यू कैन गो टूवर्ड्स SAS, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, एंड इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो, हमने SAS लिया है, ASA लिया है, RHS भी ले लिया है, एंड SSS लिया है, ठीक है। जैसे हमने साइड लिया है, सो हम ए नहीं ले सकते थे क्या? एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है, हमें लाइंस एंड एंगल्स, क्योंकि जो आपने अभी क्राइटेरिया पढ़ा उसमें एंगल्स का भी काफ़ी रोल था, ठीक है। तो इसीलिए एंगल्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जो आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है, राइट। तो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, तो हम उसे हल्का सा ऐसे रिकैप कर लेते हैं। तो अब हम रिकैप करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट एंगल्स, आपने कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ा होगा, तीसरा ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, यू शुड नॉट फॉरगेट दीज। वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे एंगल्स, देखो एंगल्स का जो बेसिक है वो तो यही है, दो लाइंस मिलके एक एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एडजेसेंट, ये कॉरस्पॉन्डिंग, व्हाट ऑल दिस स्टफ इज, ठीक है। देखो, हमने जो लाइंस एंड एंगल्स थे, आपको ये वाली डायग्राम तो अच्छे से याद आ रही होगी। ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। अभी ये आपस में कोई एंगल नहीं बना रही है एज सच, क्योंकि ये कहीं मीट ही नहीं कर रही है, सिंपल, ठीक है। अब इनके बीच, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो मीट ही नहीं कर रही है, नो एंगल इज फॉर्म बिटवीन देम। अब मैंने एंगल ही तो पढ़ने हैं यार, तो एक लाइन ले लेती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, जो कि एक तो स्ट्रेट लाइंस बनती बहुत रेयर है, ठीक है। तो अब ये EF हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अब जाके ये दो लाइंस इसके साथ एक एंगल बना रही है, वाई, बिकॉज ये जो EF है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन टू CD एंड AB, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था एंगल्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे दो लाइंस मीट करते हैं, तो AB देखो, और EF ये यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक एंगल बन, देखो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे, तो उसको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे मीट करे, तो उसके लिए ये एंगल बन गया, ठीक है। कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, उसके लिए ये और ये यहाँ पे मीट करे, तो उसके लिए ये वाला एंगल हो गया। कोई यहाँ खड़ा है, उसके लिए ये वाला हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो वैसे कोई कंफ्यूजन होती नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको नेम कर दूँ, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि ये एंगल्स बन गए। तो इसमें अब हमने ये पढ़ा है कि जो ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, जो कि सेम एक पॉइंट, मतलब सेम उनका एक पॉइंट होता है, एंड ऑपोजिट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, देखो ऑपोजिट, ये ना, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, दीज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। वैसे ही जो ये वाला एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 2,
ये भी आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो उसका रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका क्या रीज़न है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। वैसे ही अगर हम दूसरी लाइन सी डी और ई एफ को देखते हैं, तो यहाँ पे जो एफ, ये जो एफ बोल रही हूँ 5 और ये 8 है, एंगल 5 और 8 दीज आर इक्वल। वाई 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 बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट। देख लो ये जो ऐसे तिरछे होते हैं ऐसे को, सो दीज आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट। और वैसे ही एंगल 6 और एंगल 7 ये है इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। जो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उनमें एंगल्स लाइन से बनते हैं, तो यू शुड बी नोइंग कि वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है, क्योंकि वही आपको कॉन्ग्रुएंसी बताएगा एंगल्स की। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट तो हमने देख लिया, जो वर्टिकल मीन्स ऐसे कुछ। ठीक है, वर्टिकल मीन्स ऐसे एंड ऑपोजिट मीन्स समथिंग लाइक दैट, मतलब लाइक दिस। ओके, अब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर कोई एंगल एक जैसा दिख रहा है, मतलब कोई एंगल, अब जैसे एंगल 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल 1 पे फोकस करो। ठीक है, मैं इसको रब क्यों करूँ वैसे, चलो एंगल 1 पे फोकस मारते एकदम खींच के। ठीक है, अब एंगल 1 है। ठीक है, अब ये जो है इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और इस ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड पे। ठीक है, एंगल 1 पे हमने फोकस मारा, हमें पता चला ये पैरेलल लाइन ए बी के ऊपर है, नीचे नहीं है, और ये ट्रांसवर्स लाइन ई एफ के राइट साइड में। ठीक है, तो अब जो इसके जैसा होगा, जो इसके जैसा होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 जो इसके जैसा दिख रहा होगा, दैट मीन्स ये एंगल 1 उसके बराबर है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, ए बी पैरेलल लाइन के ऊपर, तो हमारे पास दूसरी पैरेलल लाइन है सी डी, तो सी डी के ऊपर कौन कौन से हैं एंगल्स, 5 एंड 7। ठीक है, यानी हम इन दोनों में डाउट हो रहा है हमें। अब मैंने बोला था जो एंगल 1 है वो ई एफ जो ट्रांसवर्स लाइन है उसके राइट साइड में, तो इन दोनों में से कौन सा राइट साइड में है, तो वो है हमारे पास एंगल 5। तो अब तो डाउट क्लियर हो गया ना भाई, तो दैट मीन्स एंगल 1 इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल 5। ठीक है, अब देखो हमें ये तो पता चल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बट रीज़न भी पता होना चाहिए क्यों। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो जैसा दिख रहा है ना उसकी जैसा दूसरा होना चाहिए। अब दिखने का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब वैसे ही लेट अस टॉक अबाउट एंगल 3। ठीक है, अब मेरा फोकस एंगल 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो एंगल 3 पे क्या फोकस जा रहा है, मुझे ये पता चला ये जो पैरेलल लाइन ए बी है ये उसके नीचे है, और जो ट्रांसवर्स लाइन है उसके राइट साइड में है। समझ आ गया, तो अब इसके जैसा एंगल कौन सा है, देखो अब ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे इसके नीचे कौन से एंगल्स बन रहे, 6 एंड 8, ये दो बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइट साइड में, तो इन दोनों में से कौन सा ई एफ के राइट साइड में, 6। तो बस हमें पता चल गया कि एंगल 3
is equal to angle 6. How come? Corresponding angles. तो वैसे ही आपके पास जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। तो रीज़न आपको पता है, बिकॉज ये लेफ़्ट साइड में है और पैरेलल लाइन के ऊपर है, और वैसे ही एंगल 7 लेफ़्ट साइड में और पैरेलल रे के ऊपर है। और जो आपके पास एंगल 4 है दैट इज़ इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 7। आई होप आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ आए होंगे। तो अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स की। ठीक है, देखो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में देखा था कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट में आप ये वी देख रहे हो। ठीक है, एक मैं ट्रिक बताती हूँ। जो ये वी है ना, ये एक तरह से आप सोच सकते हो कॉमन वर्टेक्स, वी फॉर वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो आपस में ऑपोजिट तो होते हैं लेकिन वी फॉर कॉमन वर्टेक्स भी शेयर करते हैं। जैसे कि 2 और 3, यहाँ पे एक वर्टेक्स मैंने बोला था, एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट शेयर करते हैं, तो इसलिए दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, वैसे ही 1 और 4 ये ऑपोजिट है। ठीक है, तभी ये वर्टिकली ऑपोजिट लिए जा रहे हैं बिकॉज इनके पास एक कॉमन पॉइंट भी है। ठीक है, वैसे ये तो हमने कर लिया, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो हम आ जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स पे। जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि ये ट्रांसवर्स लाइन के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स में फॉर एग्जांपल लेट अस फोकस चाहिए हमें, तो हम एंगल 1 को लेते हैं। ठीक है, मेरा इस पे फोकस है। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है कि ये वाला एंगल पैरेलल ए बी से ऊपर है और ई एफ ट्रांसवर्स के राइट साइड में है। ये मेरा फोकस बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो अब मुझे इसका ऑल्टरनेट एंगल ढूंढना है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल मीन्स इसका ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट का मतलब कि ये जो दूसरा एंगल होगा ये डेफिनेटली ट्रांसवर्स के लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो अब लेफ़्ट साइड में देखो 2 एंगल्स आ रहे, 6 और 8। ठीक है, देखो ये 1 था राइट साइड में, तो अब दूसरे के लेफ़्ट साइड में 6 और 8 है। लेकिन हम इन दोनों में से ऑल्टरनेट मानेंगे किसको? ठीक है, तो अब उसके लिए हम 8 को मानेंगे ऑल्टरनेट। क्यों 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 नॉट 6? क्योंकि देखो जो 1 है ना, जो यहाँ पे एक ये क्राउड सा बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है ये बाहर है। ठीक है, वैसे जो यहाँ पे क्राउड है, झुंड बना हुआ है एंगल्स का, ये जो 8 है ये बाहर है। ऑल्टरनेट ये मीन्स ऑपोजिट होनी चाहिए। देखो ये राइट साइड में, ये लेफ़्ट साइड में, लेकिन कौन सा लिया जाएगा? जो कि बाहर है। देखो 1 बाहर है, फोकस मैंने इसके हिसाब से किया ना, ये बाहर है, ये भी बाहर है, तो दैट मीन्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब देखो 6 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अंदर है, ये अब इस बाहर वाले पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, इनका आपस में है नहीं कोई सीन। क्यों? क्योंकि ये अंदर झुंड के अंदर घुसा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। देखो नई कहानी बना देते हैं। ठीक है, ओके, अब ना हम क्या करते हैं, इस एंगल 6 का पेयर ढूंढते हैं। यार ये अकेला फील करता है। ठीक है, तो अब इसका पेयर देखते हैं हम। ये जो एंगल 6 है, ठीक है, मेरा फोकस एंगल 6 पे है, बेचारा। ठीक है, अब ये जो एंगल 6 है इसका ऑल्टरनेट कौन सा है? ठीक है, देखो ये है अंदर अंदर, ये जो ये क्राउड कहाँ पे है? ये सबसे अंदर वाली एंगल्स है ये सारे। ठीक है, और ये इससे
बाहर वाले, ठीक है। अब ये जो एंगल 6 है ये क्या है, अंदर है इस क्राउड में, ठीक है। और दूसरा ये है ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड में, तो ऑल्टरनेट मीन्स कि इसका जो पेयर होगा वो इसके ऑपोजिट साइड में होगा, यानी कि राइट साइड में, और वो भी इस ही क्राउड का हिस्सा होगा। क्योंकि ये अंदर था तो यहाँ पे ये 3 आपको दिख रहा है, ये अंदर है, ठीक है। तो इट मीन्स एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई बिकॉज इट इज़ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो वैसे ही आप सब का कर सकते हो। अब अगर हम एंगल 2 को देखें, ठीक है, एंगल 2 इस क्राउड से बाहर है, सांस ले रहा है वो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पेयर कौन सा होगा इसका, ये ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में और बाहर कौन सा, एंगल 7। यस, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। और बचा कौन सा, एंगल 4 एंड एंगल 5। कैन यू सी, ये भी ऑल्टरनेट है एंड वो भी इंटीरियर। देखो जितने भी एंगल्स आपके इस क्राउड के अंदर है उनको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपके पास अगर 6 और 3 देखें तो वो इंटीरियर ऑल्टरनेट थे, वाई बिकॉज ये अंदर थे, ठीक है। और वैसे ही आपके पास एंगल 4 एंड 3, नॉट 3 सॉरी, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। तो ये भी आपके पास इंटीरियर ऑल्टरनेट है क्योंकि ये अंदर है इस क्राउड में। और वैसे ही जो बाहर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वो आपके पास डेफिनेटली एंगल 1 इज इक्वल टू 8 ये, और 2 7 ये है, ठीक है। आई होप आपको ये एंगल्स समझ आए होंगे, बिकॉज ये एंगल्स ही तो है भाई जो कॉन्ग्रुएंसी में हेल्प करेंगे हमारी।